स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी। ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 12 जीव विज्ञान वंशागति का गुणसूत्रीय आधार एवं मानव अनुवांशिकी। इसमें आज का टॉपिक लेंगे हम क्रोमोसोम्स। इसको हिंदी में बोलेंगे गुणसूत्र। तो दो ग्रीक वर्ड से बना है। कौन कौन से? क्रोमो और सोमा। क्रोमा मतलब होता है थ्रीड और सोमा मतलब बॉडी। मतलब थ्रीड कहते हैं धागे नुमा संरचना। देखो केंद्रक में, कोशिका के केंद्रक में ऐसे धागे नुमा आकार की रचनाएं पाई जाती हैं। इसकी जो खोज की थी सर्वप्रथम, वो की थी स्ट्रॉसबर्गर नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने स्ट्रॉसबर्गर लिख दूं, स्ट्रॉसबर्गर वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1875 में इसकी खोज की। लेकिन गुणसूत्र शब्द का किसने किया? सबसे प्रथम वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक थे। वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था सन 1888 में। ठीक है। अगर जो कहें हम, इसका मतलब ये केंद्रक में पाए जाने वाले न्यूक्लियो प्रोटीन है। ये केंद्रक है, कोई ये कोशिका है यहाँ पे, उसके केंद्रक में पाए जाने वाले न्यूक्लियो प्रोटीन है जो कुंडलित है ना। देखो कुंडली सी बन रही है, कुंडलित धागेनुमा संरचना के रूप में दिखते हैं तथा विभाजन के समय ये संघनित होकर दंडाकार हो जाते हैं, सर्पिलाकार हो जाते हैं। कभी वो अभी कोशिका विभाजन में हम बताएंगे, या डंबलाकार हो जाते हैं या तंतुनुमा हो जाते हैं। इनकी लंबाई जो होती है, लेंथ, वो 0.5 से 13 माइक्रोन मीटर होती है। ठीक है। इनका रासायनिक संगठन देखें, गुणसूत्र का संगठन। इसमें डीएनए में लगभग 40% तो होता है। इसमें डीएनए, गुणसूत्र में डीएनए होता है 40% लगभग है ये, और आरएनए होता है लगभग 10%। ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन होती हैं, हिस्टोन प्रोटीन ये होती है लगभग 40 से 50%। ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन होती है लगभग 40% इसमें, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है लगभग 10। नॉन हिस्टोन प्रोटीन लगभग 10% होती है। गुणसूत्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये पेलिकल है, ये इसके ऊपर लगा हुआ है। ये ऊपरी परत एक तरह से मान सकते हैं पेलिकल। यह पतली, ये जो पेलिकल है, चलिए यहाँ पे चल देते हैं, यहाँ बना देते हैं पेलिकल। पेलिकल क्या है? यह पतली झिल्ली सदृश संरचना होती है जो गुणसूत्र पे आवरण का काम करती है। आवरण मतलब चारों ओर पास इसको घेरे हुए होती है, इसको कहते हैं हम पेलिकल। इसके बाद आता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इसमें भरा हुआ होता है भाई। मैट्रिक्स कहाँ होता है? यहाँ पे भरा हुआ होता है मैट्रिक्स, या इसको बोलेंगे हम आधार द्रव्य या मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में क्या होता है? गुणसूत्र के अंदर भरे समांगी, ये जो जेली चिपचिपा जेली सदृश पदार्थ होता है। ठीक है। या कह दें इसे क्रीम जैसा, क्रीम को थोड़ा सा उसमें पानी में रख दें ऐसा, तो ऐसा पदार्थ होता है गाढ़ा चिपचिपा सा। यह गुणसूत्र की संघनित होने में सहायता करता है। क्रोमोनिमेटा, ये रहा क्रोमोनिमेटा, यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहे हैं इनको बोलते हैं क्रोमोनिमेटा। आधार से कुंडलित धागों के समान जो है क्रोमेटिड्स या गुणसूत्रीय तंतु होते हैं। यह थोड़े थोड़े अंतराल के बाद गहरे रंग के क्रोमोमियर्स में
क्या हो जाते हैं, स्थित होते हैं। क्रोमोसोम्स की संख्या व सदैव निश्चित होती है। ये धागे कुंडली लिए हुए है ना ये। इसके बाद है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर्स यहाँ जुड़े हुए ये जो भाग है इसको बोलते हैं हम सेंट्रोमियर। इसे हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं या प्राथमिक संकीर्णन। प्राथमिक संकीर्णन भी कहते हैं, क्योंकि गुणसूत्र जो सूत्री विभाजन की अवस्था प्रोफेज में गुणसूत्रीय पदार्थ अत्यंत ही पतले होते हैं। प्रोफेज अवस्था में बहुत पतले होते हैं, ये तंतुओं के रूप में दिखाई देते हैं। इन्हीं संरचनाओं को हम गुणसूत्रीय बिंदु भी कहते हैं। ठीक है, इन बिंदुओं द्वारा स्पिंडल फाइबर्स द्वारा जुड़ा हुआ होता है। ये मान लीजिए यहाँ पे ये स्पिंडल फाइबर्स ये होते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो स्पिंडल फाइबर्स होता है यहाँ पे ये। अगर जो हम गुणसूत्रों की बात करें, इसके आधार पर हम बिंदु के आधार पे अभी जो बताया हमने, इसके आधार पर हम गुणसूत्रों की संरचना के बारे में बात करें तो ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मेटासेंट्रिक, दूसरा सब मेटासेंट्रिक, तीसरा है एक्रोसेंट्रिक, और चौथा है आपका टीलोसेंट्रिक। अब इन संरचनाओं को समझ लें आप। मेटासेंट्रिक क्या होता है? मान लीजिए यहाँ पे सेंट्रोमियर जुड़ा है, तो यहाँ पे देखेंगे दोनों ये जो भुजाएं हैं उनके बीचों बीच में क्या होता है? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होता है। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन मतलब प्राथमिक संकीर्णन दोनों भुजाओं के बीचों बीच होता है, तो उसको कहते हैं हम मेटासेंट्रिक। लेकिन सब मेटासेंट्रिक को देखें यदि हम, तो यहाँ पे मान लीजिए बना लिया प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, तो इसमें क्या होगा? ये जो है लॉन्ग आर्म होंगी, लॉन्ग आर्म, और यहाँ पे ये शॉर्ट आर्म। इसका मतलब है प्राइमरी जो कंस्ट्रिक्शन है या कंस्ट्रिक्शन है वो बीचों बीच में स्थित नहीं होता है। ठीक है। एक्रोसेंट्रिक को देखें, मान लीजिए ये प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है, तो इसमें ये सैटेलाइट के रूप में रहता है, सैटेलाइट, और ये आर्म जो है लॉन्ग होती है, यहाँ पे ये बिल्कुल छोटा हो जाता है, ख़त्म सा हो जाता है। इसके बाद है टीलोसेंट्रिक। तो टीलोसेंट्रिक देखें हम, तो एक भुजा होती है, उसके सिरे पर प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन या कंस्ट्रिक्शन पाया जाता है। ठीक है, सिरे पर प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन पाया जाता है। तो आप इसकी समझ गए होंगे पूरा क्या होता है ये। इसके बाद आते हैं द्वितीयक संकीर्ण। ये रहा, तो यह गुणसूत्रों पर क्या करता है? गुणसूत्रों प्राथमिक संकीर्ण के अलावा द्वितीयक संकीर्ण भी पाया जाता है। इसके फलस्वरूप इसमें एकल घुंडी के समान संरचना होती है, जिससे हम सैटेलाइट का निर्माण होता है। ठीक है, ये घुंडी जैसी संरचना जिससे सैटेलाइट। अब सैटेलाइट क्या है? ये आ गया एक पार्ट, इसको भी बताना पड़ेगा। यह गुणसूत्र के सिरे पर स्थित होता है ना। बहुत ही छोटी गोलाकार संरचना है ये, सिरे पर स्थित बहुत ही छोटी गोलाकार संरचना होती है, जिसे गुणसूत्र में संरचना पाई जाती है।
गुणसूत्र को सेट क्रोमोसोम कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? सेट, SAT, सेट क्रोमोसोम, सेट क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, इतना समझ गए आप। इसके बाद हम कल आपको बताएंगे गुणसूत्र के प्रकार, गुणसूत्रों के प्रकार। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए कल के लिए टॉपिक है गुणसूत्रों के प्रकार। अब हम तुम्हें पिछले प्रश्नों के बारे में पूछते हैं कि पिछला पूछा था हमने क्लासिफिकेशन की सबसे बड़ी और छोटी इकाई कौन कौन सी होती हैं, उनके बारे में आपने आंसर मुझे नहीं बताया, तो चलिए हम आंसर बता देते हैं उनके। तो बड़ी इकाई होती है जगत या किंगडम, जगत या किंगडम बोलते हैं हम इसे। और स्मॉल होती है स्पीसीज, स्पीसीज या जाति। एक प्रश्न पूछा था हमने फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो इनके क्या होंगे? मेंडल जो थे वो थे। मेंडल जिन्होंने किस पर प्रयोग किए थे? इन्होंने प्रयोग किए थे गार्डन पी, ध्यान रखना गार्डन पी पर किए थे। गार्डन पी, कभी स्वीट पी या फिर और कोई सा पी लिख के आ जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें पाई जाती है? पुनरुद्भवन या रीजनरेशन। तो ये हाइड्रा पौधा है, हाइड्रा इसमें पाई जाती है, हाइड्रा में। ठीक है, अगला अगर जो हम पूछें, अगला प्रश्न, इसका अनिषेक जनन है या अनिषेक फलन है, ये आपको बताना है। ठीक है, कल के लिए प्रश्न है। बिना निषेचन भ्रूण का निर्माण क्या कहलाता है? अनिषेक फलन या अनिषेक जनन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि समझ ना आया हो तो एक बार मुझसे आप कंफर्म कर सकते हैं फ़ोन पर। धन्यवाद।